हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल में। और मैं ललित मौर्य आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम ब्लड टॉपिक पढ़ रहे थे और ब्लड टॉपिक में हमने देखा था कि ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है, ब्लड को क्या कहते हैं। ठीक है, ब्लड के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सब। उसके बाद हमने देखा था कि ब्लड कितने टाइप्स का होता है, प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जो कुछ भी हमने था वो कंप्लीटली हमने ब्लड के बारे में स्टडी किया और बहुत ही अच्छे से स्टडी किया। आप लोगों का फीडबैक भी बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रही हैं। इसके बाद आज का जो टॉपिक है ब्लड में ही, आज हम पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन कौन से एलिमेंट हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप कि ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होगा, किस बेस पे डिसाइड होगा, किस पर्सन को, किस ब्लड ग्रुप को हम डोनेट कर सकते हैं, आरएच फैक्टर क्या होता है। ठीक है, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे आप लिखोगे ब्लड क्लॉटिंग, जिसे कहते हैं रुधिर स्कंदन। ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को सबसे पहले हॉबिल ने डिस्क्राइब किया था। हॉबिल नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था। ठीक है, तो एक आपको ये ध्यान रखना है, हॉबिल ने इसको डिस्क्राइब किया था। दूसरा कि अगर क्लॉटिंग होती है तो क्लॉटिंग में जो टाइम है, क्लॉटिंग में जो समय है, ये कितना लगता है, तो नॉर्मली 3 से 8 मिनट के अंदर क्लॉटिंग हो जाती है। 3 से 8 मिनट का समय लगता है। और ये जो क्लॉटिंग है तो ये कैसी प्रोसेस है, तो आंसर होगा कि यह एक केमिकल प्रोसेस है, यह एक रासायनिक क्रिया है। ठीक है, यह एक रासायनिक क्रिया है, केमिकल प्रोसेस है ये, केमिकल प्रोसेस है ये। ठीक, ये है केमिकल प्रोसेस, ये है केमिकल प्रोसेस। ठीक, तो ब्लड क्लॉटिंग होती क्या है कि जब भी कहीं पे घाव होगा, जैसे मान लो इस तरह से, ये कोई आर्टरीज है, ये कोई आर्टरीज है और ये यहां से ब्लॉक हो गई है, इसके बाद जो ब्लड है वो इस तरह से फ्लो हो रहा है, इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा कि जब यहाँ पे क्लॉटिंग होगी तो ये ब्लड यहां से क्या हो जाएगा, यहां से क्लॉटिंग हो जाएगी, यहां से ये ब्लॉक हो जाएगी और जो क्लॉटिंग है उसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो रुक जाएगा, ब्लड बहना बंद हो जाएगा और यहां से हम कहेंगे कि जो है ब्लड की क्या हो गई है, क्लॉटिंग हो गई है। तो ऐसा होने में 3 से 8 मिनट का समय लगता है और यह एक केमिकल प्रोसेस है। फिर हमें इसमें यह पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा या किसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनेगा, ये सब हमें से पूछा जाता है। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे कि इससे ब्लड क्लॉटिंग में कौन कौन से एलिमेंट जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर हम बात करूं तो यहाँ पे लगभग 13 ऐसे एलिमेंट हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से जो 5 हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उन 5 के बारे में हमें देखना है। ठीक है, तो 5 एलिमेंट ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो जिसमें से आपका एक है कैल्शियम आयन, Ca++, इसको कहते हैं फ्रेंड्स कैल्शियम आयन। तो कैल्शियम कंपाउंड के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, कैल्शियम जो है फ्री फॉर्म में होना चाहिए, आयंस के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, कैल्शियम आयन इसके फॉर्म में होना चाहिए। और ये जो कैल्शियम आयन है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आपका आंसर होगा कि ये ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। हमने पढ़ा था प्लाज्मा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम ये सारे होते हैं। तो कैल्शियम आयन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कैल्शियम आयन होना जरूरी है। सेकंड है विटामिन के। विटामिन के होना बहुत जरूरी है बॉडी में। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो फिर ब्लड क्लॉटिंग में समस्या आती है, ब्लड क्लॉटिंग फिर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो हम अभी इसको जस्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले हम केवल इनके नाम देख रहे हैं। थर्ड आपका जो है प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन ये क्या है, ये एक प्रोटीन है और ये कहां प्रेजेंट होगी, तो आंसर होगा प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। फोर्थ एक प्रोटीन आपने सुना होगा फाइब्रिनोजेन, ये भी प्लाज्मा में होती है,
ये भी कहाँ होती है? प्लाज्मा में। फाइब्रिनोजेन ये भी प्रोटीन है और ये भी कहाँ होती है? प्लाज्मा में। और फिफ्थ एलिमेंट जो है वो आपका होता है प्लेटलेट्स। पट्टिका अणु या बिंबाणु इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये 5 मेन एलिमेंट हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन से? कैल्शियम आयन, विटामिन के, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन और प्लेटलेट्स। ठीक है, किसको सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था? तो आंसर होगा हॉवेल ने डिस्क्राइब किया था। और ब्लड क्लॉटिंग में नॉर्मल टाइम कितना लगता है? तो 3 से 8 मिनट का लगता है। और ब्लड क्लॉटिंग जो है एक कैसी प्रोसेस है? तो आंसर होगा कि यह एक केमिकल प्रोसेस है। यह कैसी अभिक्रिया है? यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लोगे और फिर इसके बाद हम इनके फंक्शन समझेंगे और समझेंगे कि क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है वो कैसे कैसे होती है, कौन कौन से एलिमेंट जो है वो इसमें बनते हैं और कौन कौन से एलिमेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब हम देखते हैं क्लॉटिंग की प्रोसेस कैसे होती है। क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है ये कैसे होगी? तो ऐसे समझ लो कि कहीं पे घाव है, घायल सेल, कोई घायल कोशिका है, घाव हो गया है। ठीक है, घाव हो गया है तो ये जो डैमेज सेल है यहां से प्लेटलेट्स से, ये जो प्लेटलेट्स हैं इस प्लेटलेट्स से 2 एलिमेंट का सिक्रेशन होगा। एक निकलेगा सीरोटोनिन, जो कि हमने पढ़ा था। सीरोटोनिन ये क्या है? ये एक हार्मोन है, सीरोटोनिन हार्मोन है ये। और एक निकलता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, ये निकलेगा यहां से। सीरोटोनिन का फंक्शन होगा कि सीरोटोनिन क्या करेगा? ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये करेगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा। ठीक है, ये करेगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स का मतलब क्या कि जो रुधिर वाहिनियां हैं, जैसे समझ लो यहां से ऐसे ब्लड फ्लो हो रहा है, यहां से घाव बना हुआ है, तो ये क्या करेगा? ये इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि इसको इस तरह से छोटा कर देगा ताकि ब्लड जो है ज्यादा से ज्यादा फ्लो ना हो। तो ये यहां से प्रोसेस शुरू हो जाती है। ठीक है, तो सेरोटोनिन का काम होता है कि ये जो रक्त वाहिनियां होती हैं, जो धमनी, सिराएं, आर्टरीज, वेन होती हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। इनका जो भी मुख है उसको छोटा करने का काम करता है। कैसी कंडीशन में? जब घाव होता है उसकी कंडीशन में। ठीक है, तो सेरोटोनिन का काम तो ये हो गया। इसके बाद ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा कि थ्रोम्बोप्लास्टिन जैसे ही प्लेटलेट से निकलेगा उसके बाद ये कैल्शियम के साथ जुड़कर थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा? तो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ये कैल्शियम आयन के साथ रिएक्शन करता है, कैल्शियम आयन से जुड़ेगा और कैल्शियम आयन से जुड़ने के बाद ये एक एंजाइम बनाता है जिसे कहते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज। ठीक है, इसे कहते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज एक एंजाइम बनता है। किसकी हेल्प से बनेगा? तो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम की वजह से बनेगा। तो कैल्शियम हमने पढ़ा था, तो कैल्शियम का फंक्शन क्या हो गया कि कैल्शियम जो है ये थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? प्रोथ्रोम्बिनेज एक एंजाइम है ये बनाता है। अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम है इसके 2 काम होते हैं, इसके 2 काम होंगे। तो इसका जो पहला काम है वो होता है हेपेरिन को डीएक्टिवेट करना। हेपेरिन को क्या करता है? ये डीएक्टिवेट करता है, हेपेरिन को डीएक्टिवेट करता है। क्योंकि मैंने हेपेरिन का फंक्शन पढ़ा था कि हेपेरिन जब तक रहेगी तब तक क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। तो हेपेरिन को डीएक्टिवेट कौन करेगा? तो आपका आंसर होगा प्रोथ्रोम्बिनेज जो एंजाइम है ये हेपेरिन को डीएक्टिवेट करता है। इसके बाद ये जो घायल सेल है, तो घायल सेल के प्लाज्मा में, घायल सेल के किसमें?
प्लाज्मा में प्लाज्मा में प्रोटीन होती हैं, घायल सेल के प्लाज्मा में प्रोटीन होती हैं जिसे हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन, जिसे हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। और ये जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है इसको, क्योंकि ये जो प्रो लगा है, प्रो का मतलब है कि ये डीएक्टिवेट फॉर्म में होती है, तो ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज जो एंजाइम है ये क्या करेगा, ये प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन है डीएक्टिवेट फॉर्म में है इसको एक्टिवेट भी करता है। तो इसमें हम लिखेंगे ये क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा और एक्टिवेट करने के बाद ये प्रोथ्रोम्बिन को चेंज करेगा किसमें, थ्रोम्बिन में। तो आप इसमें हम इसमें लिखेंगे कि ये प्रोथ्रोम्बिन को किसमें चेंज करता है, तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करता है, थ्रोम्बिन में बदलता है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन को, ये प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है, थ्रोम्बिन प्रोटीन में ये कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसके बाद विटामिन के की यहाँ पे भूमिका आती है। तो जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है ये प्लाज्मा में है और इसका जो संश्लेषण है, इसका संश्लेषण होता है लीवर में, लीवर में इसका होता है संश्लेषण, लीवर में संश्लेषण होता है। और लीवर में संश्लेषण किसकी सहायता से होगा, तो विटामिन के की सहायता से होता है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लोगे यहां तक, एक बार फिर से समझ लो यहां तक कि सबसे पहले क्या हुआ कि घायल सेल है, घायल सेल में प्लेटलेट्स भी होती हैं, प्लाज्मा भी होता है। तो पहले ये वाला साइड समझेंगे कि घायल सेल से प्लेटलेट्स से क्या हुआ, सेरोटोनिन हार्मोन का स्राव हुआ और सेरोटोनिन ने क्या किया कि जो भी ब्लड वेसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम किया, उनका मुख जो है बंद करने का काम किया ताकि ब्लड जो है वो ज्यादा फ्लो ना हो, ज्यादा बहे नहीं। इसके बाद क्या हुआ कि इसी प्लेटलेट से थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एक कंपाउंड निकलता है और जो क्या करेगा, जो कैल्शियम आयन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, प्रोथ्रोम्बिनेज एक एंजाइम बनाता है। इसके बाद जो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम है ये क्या करेगा, तो ये सबसे पहले हेपेरिन को डीएक्टिवेट करता है, क्योंकि हेपेरिन अगर डीएक्टिवेट नहीं होगी तो क्लॉटिंग की प्रोसेस नहीं होगी, तो हेपेरिन को डीएक्टिवेट करेगा। इसके बाद दूसरा काम इसका क्या होगा कि प्लाज्मा में जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होती है ये प्रोथ्रोम्बिन को किसमें बदलेगा, थ्रोम्बिन में बदलेगा। क्यों, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन जो है ये डीएक्टिवेट फॉर्म में है और ये कैसे फॉर्म में है, ये एक्टिवेट फॉर्म में है, तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में ये कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद विटामिन के का रोल क्या है यहाँ पे, तो प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन है इसका सिंथेसिस होता है लीवर में, लीवर में इसका फॉर्मेशन होता है और उसके फॉर्मेशन में हेल्प कौन करेगा, तो विटामिन के जो है ये हेल्प करता है। विटामिन के अगर नहीं होगा तो लीवर जो है प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण नहीं कर पाएगा, इसीलिए विटामिन के की अगर कमी होती है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन कम बनेगा और अगर प्रोथ्रोम्बिन कम बनेगा तो यहीं पे रिएक्शन जो है वो रुक जाएगी, यहीं पे ब्रेक हो जाएगी और क्लॉटिंग जो है वो नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि विटामिन के भी क्या करता है, विटामिन के भी ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करता है और कैल्शियम अगर कम होगा तो फिर प्रोसेस यहीं पे रुक जाएगी, यहां से आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसीलिए कैल्शियम आयन भी क्या करता है, ये पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो जो हमने एलिमेंट पढ़े थे उसमें से एक तो है ये कैल्शियम आयन, हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये तो घायल कोशिकाओं से निकलेगा ही। ठीक है, इसके अलावा फिर विटामिन के का होना बहुत जरूरी है। इसके बाद जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है ये होना जरूरी है। ठीक है, ये होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि जो थ्रोम्बिन है ये थ्रोम्बिन जब बनता है, इसके बाद देखो थ्रोम्बिन प्लस जो फाइब्रिनोजेन है, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन है, ये मिलकर एक फाइब्रिन बनाते हैं, फाइब्रिन का मैट्रिक्स बनाते हैं, एक जाल बनाते हैं। ये भी एक प्रोटीन है, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे। इस तरह से एक जाल बनाते हैं, ऐसे ये ऐसे करके एक जाल बनाते हैं और इस जाल में ब्लड जो आपके कॉर्पसल्स हैं, रुधिर कणिकाएं हैं, वो फंस जाती हैं। इस जाल में फंस जाते हैं प्लेटलेट्स, इस जाल में प्लेटलेट्स फंस जाती हैं और तब जाके क्या बन जाता है, तब जाके क्लॉटिंग हो जाती है। इस तरह से फंस जाएंगी ये यहाँ पे ऐसे,
तो ये क्लॉटिंग हो जाएगी, ठीक है, ये क्लॉटिंग हो जाएगी। तो प्लेटलेट्स का यहां पर भी रोल है और यहां पर भी रोल है, ठीक है, यहां पर भी रोल है ये। तो इसे कहते हैं कि अब ये क्या हो गई है, क्लॉटिंग हो गई है। तो आपको समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लोगे इसका, ठीक है, जल्दी से। तो हमारे लिए कौन कौन सी हमने पढ़े थे, 5 एलिमेंट देखिए। एक ये प्लेटलेट्स हो गया, फाइब्रिनोजेन हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 और ये 5 एलिमेंट जो है वो सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं इसी क्लोटिंग प्रोसेस में। तो अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। हालांकि डाउट वाला ऐसा कुछ छोड़ा नहीं है जो ना बताया गया हो। तो एक बार इसको फिर से समझ लोगे कि सबसे पहले क्या होगा, डैमेज सेल, घाव बनेगा, घाव में प्लेटलेट्स होंगी, उससे सीरोटोनिन निकलेगा और सीरोटोनिन क्या करेगा, तो रक्त वाहिनियों को कॉन्ट्रैक्ट करेगा जिससे कि ब्लड ज्यादा फ्लो ना हो। थ्रोम्बोप्लास्टिन यहां से निकलेगा और थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन दोनों मिलके क्या करेंगे, प्रोथ्रोम्बिनेज हार्मोन एंजाइम का निर्माण करेंगे। और ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज है ये दो काम करता है। पहला काम ये क्या करेगा, हेपेरिन को डीएक्टिवेट करता है और दूसरा काम ये करता है कि जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है इसको थ्रोम्बिन में बदलेगा, ठीक है। इसके बाद फिर यहां से प्रोसेस शुरू होती है कि अगर यहां से समझें इसको कि जो प्लाज्मा में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन है ये कैसे बनेगा, तो ये लीवर में इसका सिंथेसिस होता है, लीवर में इसका संश्लेषण होता है। और लीवर में संश्लेषण होगा तो किसकी हेल्प से होता है, तो विटामिन के की हेल्प से होता है, ठीक है, क्योंकि विटामिन के जो है वो लीवर में स्टोर रहता है। तो विटामिन के की हेल्प से क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन बनेगा। और इसके बाद जो थ्रोम्बिन है और ये फाइब्रिनोजेन मिलके क्या बनाते हैं, फिब्रिन का मैट्रिक्स बनाते हैं। फिब्रिन भी एक प्रकार की प्रोटीन होती है। इसका एक जाल बनाएंगे और इस जाल में रुधिराणु प्लेटलेट्स जो है फंस जाते हैं और क्लॉटिंग यहीं पे क्या हो जाती है, हो जाती है। रक्त का थक्का जो है बन जाता है, रक्त बहना आपका रुक जाएगा यहाँ पे। और ये जो प्रोसेस है तो इतना आपका होने में 3 से 8 मिनट का समय लगता है। अगर आपको प्रोसेस जल्दी करनी है तो प्रोसेस को जल्दी करने के लिए हम फिटकरी का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फिटकरी का भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि फिटकरी जो है इसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करती है, यह एक कैटलिस्ट की तरह काम करती है, आर्टिफिशियल कैटलिस्ट है। तो इस प्रोसेस को जल्दी करने का काम जो है वो कौन कर देगा, फिटकरी कर देगी। लेकिन प्रोसेस में जो पार्टिसिपेट करेंगे वो यही करेंगे, कैटलिस्ट वो होते हैं जो डायरेक्टली प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं लेकिन वो प्रोसेस को कम या ज्यादा करने का काम करते हैं, तेजी से करने का काम करते हैं या धीमा करने का काम करते हैं। तो फिटकरी जो है ये एक प्रकार का कैटलिस्ट की तरह काम करेगी जो इसको क्या करेगी, जल्दी से करवाएगी, ठीक है। तो हो गया कि नहीं बताओ। चलिए, तो क्लॉटिंग जो है समझ में आ गई अच्छी तरह से। जैसे आपने एक जोक का एग्जांपल सुना होगा, ये यहाँ पे कंप्लीट होगा। कुछ अदर एक्स्ट्रा चीजें हैं वो मैं आपको बता दूं। जैसे जोक है, जोक या लीच जिसे कहते हैं, जोक या लीच, ठीक है। तो जोक जब काटती है तो उसके सलाइवा में, उसके लार में, उसके लार में एक हेपेरिन के जैसा ही हिरुडिन नाम का, हिरुडिन नाम का, हेरोडिन नाम का क्या होता है, एक एंटीकोगुलेंट होता है। इसे कहते हैं प्रतिस्कंदित। मतलब जिस तरह से हमारी बॉडी में हेपेरिन होता है जो क्लॉटिंग नहीं होने देता है, उसी तरह से जोक के लार में हेरोडिन होता है जो क्लॉटिंग नहीं होने देता है और जोक आसानी से ब्लड को चूसती रहती है, ठीक है। तो एक आपको ये ध्यान रखना है, हिरोडिन, हिरोडिन, ठीक। इसके बाद ब्लड बैंक में भी जो ब्लड है वो कई कई महीनों तक रखा जाता है। तो वहां पर भी ब्लड ना जमे, उसकी क्लॉटिंग ना हो, इसके लिए क्या करते हैं, तो ये सब क्या है, ये सब नेचुरल आपके एंटीकोगुलेंट हैं। और अगर हम बात करें ब्लड बैंक की,
ब्लड बैंक, तो ब्लड बैंक में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, तो ये इन्हें कहा जाता है आर्टिफिशियल, इन्हें कहा जाता है आर्टिफिशियल एंटी कोगुलेंट। आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम, कृत्रिम प्रतिस्कंदित, कृत्रिम प्रतिस्कंदित, ठीक है। कृत्रिम यानी कृत्रिम रूप से मानव द्वारा बनाए गए ऐसे तत्व जो ब्लड को क्लॉटिंग होने से रोकते हैं, वो ब्लड बैंक में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये हैं कौन कौन से, तो एक तो है इसमें सोडियम, एक होता है सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट, एक होता है सोडियम सिट्रेट, और दूसरा होता है डबल ऑक्सलेट, डबल ऑक्सलेट, डबल ऑक्सलेट। अब इसमें होगा क्या कि सोडियम सिट्रेट और डबल ऑक्सलेट जो हैं, जब ये ब्लड में मिलाए जाएंगे तो ये कैल्शियम आयन से रिएक्शन करते हैं, ये Ca+ से रिएक्शन करेंगे, और कैल्शियम आयन से रिएक्शन करने के बाद ये बनाते हैं कैल्शियम सिट्रेट, कैल्शियम सिट्रेट, और ये बनाएंगे इस तरह से, ये वाला बनाएगा कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट। तो क्लॉटिंग तो तभी होगी जब कैल्शियम आयन जो है फ्री फॉर्म में होगा, और इनको मिलाने से क्या होता है, कैल्शियम जो है फ्री फॉर्म में नहीं होता है, ये कंपाउंड में बन जाता है, और इस वजह से क्लॉटिंग नहीं होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये कुछ ऐसे आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लोगे, ठीक है, इसको भी जल्दी से नोट कर लोगे। तो ब्लड क्लॉटिंग जो है हमारा ये कंप्लीट होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, तो 5 एलिमेंट ऐसे पूछ लेंगे कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो आंसर होगा विटामिन के, ठीक है। कौन सा ऐसा धातु है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो आंसर होगा कैल्शियम, ठीक। इसके बाद की कौन सी ऐसी प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग को बनाती है, तो आंसर होगा फाइब्रिनोजेन, ठीक। इसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि जोंक की लार में ऐसा कौन सा तत्व पाया जाता है जिससे उस रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो आंसर होगा हीरोडिन, ठीक है। इसके अलावा कि ब्लड बैंक में कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिनका रक्त का थक्का रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आंसर होगा सोडियम सिट्रेट और डबल ऑक्सलेट, ठीक है, सोडियम सिट्रेट और डबल ऑक्सलेट, ठीक। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है ब्लड ग्रुप, ये है ब्लड ग्रुप, रक्त समूह, ब्लड ग्रुप रक्त समूह, ठीक है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो आंसर होगा कार्ल लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर ने इसकी खोज की थी, ठीक है। इसकी जो खोज है वो कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी, और ये बात है 1902 की। 1902 में कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की, और ब्लड ग्रुप का जो बेस है बनाने का वो क्या था, तो 1902 में ही कार्ल लैंड स्टीनर ने एंटीजन की खोज की, एंटीजन ए और बी, एंटीजन ए और बी की खोज की, और उसी के हिसाब से ब्लड ग्रुप को डिसाइड किया, ठीक है। अब आप ऐसे समझ लो कि जिसके ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए, और जिसके ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी है तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा एंटीजन बी, ठीक है। इसके बाद ब्लड ग्रुप डिसाइड किस पे हुआ, तो ब्लड ग्रुप डिसाइड हुआ था इन एंटीजेंस के बेस पे, ठीक है, इन एंटीजेंस के बेस पे। तो अगर हम कहें कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब उसमें एंटीजन होगा ए। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीजन होगा बी। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें एंटीजन होगा ए और बी दोनों। और अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, इसका मतलब उसमें नो एंटीजन,
इनमें से कोई सा भी एंटीजन उसमें नहीं होगा। अब फ्रेंड्स ये जो एंटीजन्स होते हैं तो ये कहाँ पे होते हैं, तो आंसर होगा कि ये होते हैं आरबीसी में। ये आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है उस पे पाए जाते हैं, आरबीसी में पाए जाते हैं, ये आरबीसी में पाए जाते हैं। अब इसके जस्ट अपोजिट प्लाज्मा में एंटीबॉडीज पाई जाती है। इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे लिख देते हैं, इसके जस्ट अपोजिट पाई जाती है एंटीबॉडीज। और ये भी स्मॉल ए स्मॉल बी होती हैं। और ये कहाँ पाई जाती हैं, तो आंसर होगा ये प्लाज्मा में पाई जाती है। ठीक है, प्लाज्मा में पाई जाती है। अब होता क्या है फ्रेंड्स कि अगर एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए अगर ये दोनों मिल जाएं, एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये बहुत जल्दी से चिपक जाते हैं, क्लॉटिंग बहुत जल्दी से हो जाती है और ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि डेथ हो जाती है। तो नेचुरली क्या होता है कि जिस ब्लड में एंटीजन ए होता है तो उसमें फिर एंटीजन ये स्मॉल ए एंटीबॉडी नहीं होगा, उसमें क्या होगा एंटीबॉडी बी होगा। तो अगर हम बात करें इसमें, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन ए है और उसमें एंटीबॉडी जो है वो कौन सी होगी, तो उसमें एंटीबॉडी होगी बी। इसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी, तो इसमें एंटीबॉडी होगी ए। इसमें एंटीबॉडी होगी तो इसमें नो एंटीबॉडी, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। और इसमें ए और बी बोथ दोनों होती हैं। ठीक है, तो समझ लोगे कि एंटीजन अगर ए है तो एंटीबॉडी बी होगा, एंटीबॉडी बी एंटीजन ए से कोई रिएक्शन नहीं करती है, लेकिन एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए दोनों आपस में रिएक्शन करती हैं और क्लॉटिंग होती है और डेथ हो जाती है। तो ये एक नेचुरल आपका ये फिनोमिना होता है कि जहां पे एंटीजन ए होगा वहां पे एंटीबॉडी बी होगी, जहां पे एंटीजन बी होगा वहां पे एंटीबॉडी ए होगी, जहां पे दोनों होंगे तो वहां पे कोई नहीं होगा और इधर कोई नहीं होगा तो यहाँ पे दोनों होते हैं। ठीक है, सेम जो है वो एक साथ कभी नहीं रह सकते हैं। ठीक है, सेम एक साथ कभी नहीं रहेंगे। तो ये जो ब्लड ग्रुप है ये किसने डिजाइन किया था, तो आंसर होगा कार्ल लैंडस्टीनर ने डिजाइन किया था। 1902 में इसे डिजाइन किया गया था और 1930 में 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था इसी के लिए। 1930 में इन्हें दिया गया था नोबेल प्राइज इन्हें दिया गया था। ठीक है, नोबेल प्राइज इन्हें दिया गया था। ठीक, तो इसे नोट करोगे तो मेन यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप का जो बेस है वो क्या है, एंटीजन ए और एंटीजन बी, ये ब्लड ग्रुप का बेस है। इसके बाद क्या हुआ कि 1940 में 1940 में लैंडस्टीनर और वीनर दो साइंटिस्ट ने मिलकर एक नए एंटीजन की खोज की। देखिए 1940 में वीनर और लैंडस्टीनर इन दोनों ने मिलकर क्या किया, एक रीसस बंदर था, एक रीसस बंदर में क्या खोजा, एक न्यू एंटीजन खोजा, एक नई न्यू एंटीजन को खोजा जिसे इन्होंने RH फैक्टर कहा, जिसे इन्होंने क्या कहा, RH फैक्टर कहा। ठीक है, RH फैक्टर क्यों कहा कि RH जो है वो कहां से ले लिया, रीसस नाम से ले लिया। ठीक है, तो RH फैक्टर की जो खोज है वो किसने की थी, तो आंसर होगा वीनर और लैंडस्टीनर ने की थी। ये बात है 1940 की। अब होता क्या है कि जिसमें भी RH प्रेजेंट है, ऐसे समझोगे कि RH जिसमें भी प्रेजेंट होगा तो उसे कहा जाता है RH पॉजिटिव, और RH जिसमें एब्सेंट है उसे कहा जाता है RH नेगेटिव। और अगर हम बात करें इंडियंस की, अगर हम बात करते हैं इंडियंस की, तो इंडियन में 97% लोग जो ऐसे हैं
वो कैसे हैं, RH पॉजिटिव है। ठीक है, इंडियन में 97% लोग ऐसे हैं जो कैसे हैं, RH पॉजिटिव है। तो अब यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव और नेगेटिव भी बनना शुरू हो गया। इससे पहले जो ब्लड ग्रुप था वो AB इस तरह से होता था, लेकिन अब जैसे आपने सुना होगा A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, A नेगेटिव, B नेगेटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव इसका मतलब है कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है मतलब उसमें RH प्रेजेंट है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप B नेगेटिव है इसका मतलब है कि उसमें RH जो है प्रेजेंट नहीं है। और इसकी खोज किसने की थी, तो 1940 में बीनर और लैंडस्टीन ने की थी। और ये किसमें खोजा गया था, तो आपका याद होगा आंसर कि ये रीसस नामक बंदर में इसको खोजा गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, RH फैक्टर ये कहां से लिया गया है, तो आंसर होगा ये रीसस नामक बंदर में खोजी गई एक नई एंटीजन है और जो ह्यूमंस में भी पाई जाती है। तो 97% इंडियंस में RH पाया जाता है, इसीलिए ये सब कैसे होते हैं, RH पॉजिटिव होते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पे कि ब्लड ग्रुप जो है वो कैसे पॉजिटिव और कैसे नेगेटिव होगा, इसका मीनिंग क्या होगा। तो अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो दो एग्जांपल से कि अगर मैंने कहा कि बी पॉजिटिव किसी का ब्लड ग्रुप है, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो इसमें एंटीजन कौन कौन सी होंगी, एंटीजन। तो एक तो एंटीजन बी है मतलब एंटीजन बी होगा। ठीक है, दूसरा RH मतलब पॉजिटिव है तो इसमें क्या होगा, इसमें RH भी प्रेजेंट होगा। ये दो एंटीजन इसमें होंगी। ठीक है, ये दो एंटीजन इसमें होंगी। दूसरा कि एंटीबॉडी इसके रिस्पेक्ट में, RH के रिस्पेक्ट में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, तो हम कहेंगे इसमें कि इसमें एंटीबॉडी कितनी होगी, तो एंटीबॉडी होगी कौन सी, स्मॉल ए, ये एंटीबॉडी होगी। अगर यहीं पे मैंने लिया बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप, तो बी नेगेटिव में जो एंटीजन है ये होगी बी, क्योंकि नेगेटिव है इसका मतलब है कि इसमें RH प्रेजेंट नहीं है। तो हम इसमें लिख सकते हैं, लिखने की जरूरत भी नहीं है कि RH जो है RH नॉट प्रेजेंट, RH अनुपस्थित है, इसमें RH क्या है, अनुपस्थित है। जहां भी नेगेटिव है इसका मतलब है उसमें RH जो है वो नहीं है। और इसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी, तो इसमें एंटीबॉडी होगी ए। ठीक है, एंटीबॉडी होगी ए। अब ये जो RH है और ये जो एंटीजन ए और जो V है ये हमें बताएंगी कि हमें जब ब्लड किसी को ट्रांसफर करना है, ब्लड किसी को डोनेट करना है, तो उसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना है, तो उनमें हमें इन एंटीजन्स का ध्यान रखना होता है। ठीक है, कि अगर हम किसी को ब्लड ग्रुप डोनेट करते हैं तो डोनेट करते समय एंटीजन जो उसके अंदर नेचुरल होती है उससे कोई एंटीजन एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एंटीजन एक्स्ट्रा होगी तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वही सेम कॉन्सेप्ट कि क्या होगा, एंटीबॉडीज आपस में रिएक्शन करेंगी और क्लॉटिंग होगी और जिससे व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। ठीक है, जिससे व्यक्ति की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि एंटीजन से एंटीजन को मैच कराते समय ब्लड को डोनेट करना होता है। ठीक, ब्लड को डोनेट करना होता है। चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दिया जा सकता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं। कोई रटने वाली बात नहीं, बस कॉन्सेप्ट हमें सीखना है इसमें। ठीक है, तो अगर ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो इसको कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हम दे सकते हैं ये हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि ए पॉजिटिव में क्या क्या होगा, तो इसमें ए होगा और पॉजिटिव है तो इसमें RH प्रेजेंट होगा। बस हमें यही मैच कराना है कि इसमें ए और RH के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा ना हो, कम भले ही रह जाए। कम का मतलब जैसे अगर किसी में RH नहीं है तो चलेगा, लेकिन अगर किसी में B है तो नहीं चलेगा, क्योंकि A और RH ही केवल ध्यान रखने हैं। ठीक है आपको, तो अब इसे हम कौन सा दे सकते हैं, तो एक तो हम इसे A पॉजिटिव दे सकते हैं, A नेगेटिव दे सकते हैं, क्योंकि A नेगेटिव में RH नहीं है लेकिन A है तो मैच हो जाएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा। दूसरा O पॉजिटिव दे सकते हैं और O नेगेटिव भी दे सकते हैं, क्योंकि O पॉजिटिव में केवल क्या होगा, RH होगा, A और B कोई सा भी नहीं होगा और इसमें कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये इसको दिया जा सकता है। क्या इसे हम बी वाला दे सकते हैं, पॉजिटिव हो या बी नेगेटिव हो, तो आंसर होगा कि ये वाले ब्लड ग्रुप इसे नहीं दिए जा सकते हैं, क्योंकि बी जो है इसके अंदर नहीं है। और अगर हमने ये वाला ब्लड ग्रुप इसको दे दिया तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी और पर्सन की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला हम इसे दे सकते हैं। नेगेटिव वाला अगर हम देखें तो ए नेगेटिव अगर ब्लड ग्रुप है, इसे हम कौन कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, तो ए नेगेटिव के अंदर हमें देखना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या है, तो आंसर होगा कि इसके अंदर केवल ए है।
और हमें अब इसे ऐसा ब्लड ग्रुप देना है कि जिसमें RH भी ना हो, और RH अगर नहीं होगा तो क्या हम इसे पॉजिटिव वाला दे सकते हैं? तो आपका आंसर होगा कि इसे पॉजिटिव वाला नहीं दे सकते हैं। तो इसे कौन सा दे सकते हैं? तो इसे A नेगेटिव दे सकते हैं, इसे O नेगेटिव दे सकते हैं, इसे A पॉजिटिव या O पॉजिटिव ये ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इनके पास क्या है? RH है और इनके पास RH नहीं है। ठीक है, तो इसे केवल ये दो ब्लड ग्रुप ही दिए जा सकते हैं। दूसरा, हम डायरेक्टली ये याद रख सकते हैं कि जैसे हमने देखा इसमें कि नेगेटिव वाले को केवल नेगेटिव वाला ही दिया सकता है और पॉजिटिव वाले को केवल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिए जा सकते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिए जा सकते हैं। अगर किसी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो इसको केवल नेगेटिव वाला ही दिया जा सकता है। ठीक है, दिया जा सकता है। अब कौन किसका ब्लड ग्रुप ले सकता है, इसके लिए हमने ये देखा। अब क्वेश्चन जो है ऐसे करके भी पूछ सकते हैं ऑप्शन में कि बताओ A पॉजिटिव है तो इसे कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकते हैं? तो ये चार ऑप्शंस हैं, मतलब ये चारों दे सकते हैं इसे। ठीक है, B पॉजिटिव है तो कौन सा दे सकते हैं? तो वही आपको सिर्फ मैच कराना है। इसके बाद यहां से क्वेश्चन फिर बनता है कि आपका जैसे यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है? तो यूनिवर्सल डोनर देने वाला एक ऐसा ब्लड ग्रुप जिसके पास कोई एंटीजन ना हो, वो होगा यूनिवर्सल डोनर। क्योंकि अगर उसके पास कुछ भी नहीं है तो किसी के भी अंदर उसे दोगे तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? O नेगेटिव। O नेगेटिव जो है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाता है यूनिवर्सल डोनर कहलाता है ये। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई सी भी एंटीजन नहीं है। इसके पास ना तो A है, ना B है, ना ही RH है। इसमें हम लिख सकते हैं कि A, B और RH इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, इसमें कोई सा भी नहीं होता है, इसके पास कोई सा भी नहीं होता, इसलिए इसे कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर। इसे कहा जाता है सर्वदाता। इसे कहा जाता है सर्वदाता। सर्वग्राही कौन सा होगा? जिसके पास सभी एंटीजन हो, किसी का भी ले सकता है वो, तो वो होगा सर्वग्राही। तो सर्वग्राही कौन होगा? A पॉजिटिव। A पॉजिटिव ये कहलाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ये कहलाएगा यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ये कहलाएगा सर्वग्राही। ये कहलाएगा सर्वग्राही क्योंकि इसके अंदर A भी होता है, B भी होता है और RH भी होता है, सभी होते हैं। कोई सा भी इसको ब्लड ग्रुप दे सकते हो। ठीक है, इसे कोई सा भी ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है। ठीक, तो समझ में आई बात कि नहीं आई बताओ? तो ये हमारा कंप्लीट होता है ब्लड यहाँ पे कि हमने ब्लड ग्रुप पढ़ा, ब्लड क्लॉटिंग पढ़ी। ठीक है, इसके बाद हमने पूरा ब्लड के कंपोनेंट्स पढ़े सारे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि आगे ब्लड से ही रिलेटेड आपका होता है कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा तंत्र जो क्या करता है, पूरे ब्लड को सर्कुलेट कराने का काम करता है। कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो घूम रहा है तो किसकी वजह से? सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से। तो नेक्स्ट क्लास होगी सर्कुलेटरी सिस्टम की। और आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। जुड़े रहिए हमारे साथ और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। कोई भी अगर नई क्लास होती है तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।